गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। ये है क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का पहला लेक्चर, या यूँ कहूँ कि क्लास 12 का पहला लेक्चर। और चैनल का नाम है एसएमवी क्लासेस मैथमेटिक्स। तो जिन लोगों ने भी क्लास 11th में ढंग से पढ़ाई ना करी हो या जिनको ये डर हो कि सर ये चैप्टर कैसे समझेंगे, पिछला तो हमारा पूरा कंसेप्ट वीक रह गया था, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने क्लास 11 में थोड़ा कम भी पढ़ाई करी, थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाया, उसके लिए ही ये पहला लेक्चर है। हम पूरा रिविजन करेंगे कि क्लास 11th में हमने रिलेशंस में क्या पढ़ा था, उसके बाद ही क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। और वैसे ही जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा क्लास 12 के, तो उसके पहले भी एक लेक्चर पूरा रिवीजन होगा क्लास 11th के फंक्शंस का, इंक्लूडिंग कुछ क्वेश्चंस के साथ। और ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में है, कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो या कुछ और हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम चलेंगे क्लास 12 में, तो क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर नंबर 6 था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर अप करने के लिए। बोर्ड का एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसानी से हो जाता है वो, ठीक है। तो जिसने भी पहले का कुछ नहीं पढ़ा या दिक्कत थी, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक पहले का जिस लेक्चर 01 है, वैसे ही एक लेक्चर हम रिवीजन के ऊपर रखेंगे। तो क्लास 11th के रिलेशंस में हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जल्दी से टॉपिक लगा लें रजिस्टर्ड में, ऑर्डर्ड पेयर्स से क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी लिखना स्टार्ट करें। इफ़ टू एलिमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इफ़ टू एलिमेंट्स आर written in a specific order, comma, specific को underline कर लें। If two elements are written in a specific order, comma, then they form an ordered pair then they form an ordered pair which is defined as a comma b। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। सर ये कहा जा रहा है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को या वेरिएबल को या नंबर्स को अगर आप कुछ दो मेंबर्स को कॉमा से सेपरेट करें और पैरेंथेसिस यानी कि ब्रेसेस जिससे बोलते हैं, इनके अंदर लिखें कॉमा से सेपरेट करके, तो वो पूरा का पूरा एक जो आपका एलिमेंट बनता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर इनके ऑर्डर की बड़ी वैल्यू है। मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया स्पेसिफिक, जिसको अंडरलाइन भी करवाया क्योंकि हमेशा ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सर अगर ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है तो ऐसा क्यों है? ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि a कॉमा बी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता, या यूँ कहूँ कि क्योंकि a कॉमा बी बी कॉमा ए के बराबर नहीं है, इसलिए भी इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर पेयर्स का नाम ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों है, ये समझने का सबसे आसान तरीका है, याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इनका ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। और इसी की वजह से, इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है। इवन इनका यूज़ करके हम आगे ये भी बताएंगे कि a क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी इक्वल हों। ये ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट आता है ना, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और जो बाद वाला होता है इन्हें हम कहते हैं सेकंड एलिमेंट। तो दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल हों, ठीक है। ये नोट कर लें। इसमें समझने के सिवाय और कुछ हमारे पास मतलब पढ़ने के लिए और कुछ खास है नहीं। ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने क्लास 11 में भी इतना ही पढ़ा था। इनका यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम आगे देखेंगे। जिन लोगों ने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके वो सेकंड टॉपिक लिखें जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें लिखेंगे फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, comma, Cartesian product which is P क्रॉस Q is, या ब्रेसेस हटा सकते हैं, P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements from P to Q, that is P क्रॉस Q क्या होगा, the set of all P comma Q such that P belongs to P
एंड Q बिलोंग्स टू Q। सर क्या बोल गए आप? भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि अगर कोई दो सेट है नॉन एम्प्टी सेट P और Q, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q वह सेट होगा जिसका हर एलिमेंट, पहली बात तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो। आपने अभी तक कैसा सेट देखे हैं? ये कोई सेट, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसका एलिमेंट क्या एक इंडिविजुअल नंबर है या वेरिएबल है? तो P क्रॉस Q में आपको या फिर किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको जो एलिमेंट मिलेंगे ना, वो जैसे 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, तो आप देखें एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी क्या मिल रहा है आपको? ऑर्डर्ड पेयर। जबकि पहले इंडिविजुअल एलिमेंट क्या मिल रहा था? एक इंडिविजुअल नंबर या फिर एक इंडिविजुअल वेरिएबल। यहाँ पर अब वो नंबर और वेरिएबल ना रहा, अब वो क्या हो गया? एक ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया? और एक खास बात और, इस ऑर्डर पेयर में भी ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन आ रहा है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, या यूँ कहूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसके एलिमेंट्स किस सेट से किस सेट की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि P क्रॉस Q अगर ऐसा है, तो यहीं नीचे लिख देता हूँ Q क्रॉस P क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल Q, P सच दैट Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड P बिलोंग्स टू कैपिटल P। ये क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक मैं समझाने में सक्षम हूँ कि दो सेट्स का अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उनके अंदर आने वाले जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके भी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। और क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं कि P, Q, Q, P के बराबर नहीं होता, तो यहाँ से हम एक बात और लिख सकते हैं दैट इन जनरल, आप लिख सकते हैं स्टार बना के, इन जनरल फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, P क्रॉस Q विल नेवर बी इक्वल टू Q क्रॉस P। इसके आगे ब्रैकेट में लिखें अगर आपने पूरा लिखा हो तो इन जनरल। इन जनरल का मीनिंग क्या है? इक्वल हो भी सकता है पर जनरली नहीं होता है। मैंने ऑलवेज नहीं लिखवाया यहाँ पर, मैंने कहा कि इन जनरल आप किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे इन दोनों ऑर्डर्स में, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस से निकालोगे, तो वो जनरली इक्वल नहीं होते। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ज़्यादातर केस में आपको इक्वल देखने को नहीं मिलेंगे। कोई स्पेशल केस होगा तभी आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सर जो हमने लिखा है ना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसे हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल P, Q, ये कॉमा को क्या पढ़ते हैं? डबल डॉट को, सच दैट द सेट ऑफ ऑल P, Q सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। ये इसका पढ़ने का तरीका होता है, सच दैट। उसी तरीके से अगर किसी दूसरे सेट के लिए लिख रहे हो, यहाँ क्या पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल Q, P सच दैट Q बिलोंग्स टू Q एंड P बिलोंग्स टू P। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, लेट A बी 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल्स टू M, N। तो हमें A क्रॉस B निकालना है, ठीक है? तो A क्रॉस B क्या होगा? 1, 2, 3 क्रॉस M, N। तो 1, M 1, N, उसी प्रकार से 2, M 2, N, वैसे ही 3, M 3, N। तो ये हमारा A क्रॉस B हुआ। यहाँ पर एक बात और देखना, A क्रॉस B में आप देखें जितने भी ऑर्डर पेयर्स है, फर्स्ट एलिमेंट कौन से सेट में से है? ऑब्वियसली A में से। सारे सेकेंड एलिमेंट कौन से सेट में से है? B में से। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से आप A क्रॉस B निकाल सकते हैं। चलिए लगे आज यहाँ पर B क्रॉस A भी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट निकालें, B क्रॉस A क्या होगा? M, 1 N, तो M, 1 N, 1, वैसे ही M, 2 N, 2 M, 3 एंड N, 3। क्लियर है? ये बीच में कॉमा लगेंगे लेकिन अपन स्किप कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आप देखें कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर आया नहीं आया। तो वैसे ही आप जनरली किसी भी सेट के लिए निकालो, वो आपको इक्वल कम ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे हिसाब से? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें। पहली प्रॉपर्टी तो हम लिख चुके हैं कि P क्रॉस Q कभी Q क्रॉस P के बराबर नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जिसको भी उतारना है ना, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो, ठीक है? मैं अभी मिटा नहीं रहा कुछ भी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ P इज इक्वल्स टू 5 और Q इज इक्वल्स टू 5 देन P
क्रॉस क्यू इज़ ऑल्सो फाई। यानी कि अगर दोनों में से कोई भी एक सेट या दोनों ही क्या हो गए, एम्प्टी सेट होगा। फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट, तो आपका पी क्रॉस क्यू भी क्या होगा, एम्प्टी। अरे ध्यान से देखो ना, अगर एक फाइनाइट है भी और दूसरा बिल्कुल है ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो मल्टीप्लाई करोगे किससे तुम? जब तुम किसी से मल्टीप्लाई करोगे नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। जब ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिलेंगे तो क्या ए क्रॉस बी डिफाइन होगा? नहीं होगा, ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा। समझ में आया? उसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी भी लिख लो सेंटेंस में, इफ एनी ऑफ सेट P और सेट Q इज इनफाइनाइट कॉमा, then P cross Q will be infinite, या will also भी लिख सकते हो, will also be infinite। समझ में आया? यानी कि अगर सेट P या सेट Q में से कोई एक इनफाइनाइट हो गया तो आपका P क्रॉस Q, या यूँ कहूँ P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P और Q क्रॉस P भी इनफाइनाइट होगा। ध्यान से देखो, मान लो ये तो 1 2 3 है और ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, ये नेचुरल नंबर्स तो ख़त्म ही नहीं होते, तो 1, ये भी ख़त्म ही नहीं होगा। तो तुम एक के साथ ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो बाकी दो के साथ तो कभी नहीं होगा। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। और हमको पता है क्लास 11 के चैप्टर 1 से कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट ही ना हो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी NULL नल, या फिर VOID वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली जगह। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वॉइड, क्रिस्टल लैटिस के अंदर, हमने क्लास 12 में तुम्हारे शायद पहले ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहाँ पढ़ोगे ये सब। तो जिसने भी यहाँ तक नोट नहीं किया वो कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके। अब हम लिखेंगे अगला टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक था, जो शायद NCERT में दिया हो नहीं दिया हो मुझे नहीं पता, पर क्लास 11th में एक बार बहुत सारी बुक्स इसको डील करती हैं और करना भी चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में। ये अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। जैसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, वैसे ही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स भी होते हैं। या चाहो तो इसको एक मेजर टॉपिक मत लिखो, स्टार बना के लिख लो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। सर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स किस बला का नाम है? देखो फॉर्मल डेफिनेशन लिखवाऊँ तो वो ये कि 3 नंबर्स A, B एंड C लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन ब्रेसेस आर नॉन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो 3 नंबर A, B, C। अच्छा, इसमें भी एक बात है, ये भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिस्ट होने चाहिए। तो लिख लो डेफिनेशन चाहो तो, 3 नंबर्स A, B एंड C लिस्टेड, 3 नंबर्स A, B एंड C listed in a specific order and enclosed in parenthesis। वो जो ब्रेसेस होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं parenthesis। listed in a specific order and enclosed in parenthesis form an ordered triplet। मिलके क्या बनाते हैं ये सब, ordered triplet, which is defined by A, B, C। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। अगेन इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि A, B, C, B, A, C या C, A, B, इनमें से किसी के इनमें से कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट आपस में इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? लेट A बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मान लो A नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये भी बता देता हूँ। तो A क्रॉस A क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स होता था, 2 सेट्स में क्या मिलता था, द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट x बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q। यहाँ भी क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल A, B, C सच दैट A, B एंड C बिलोंग्स टू सेम सेट A। क्योंकि तीनों एक ही तो एलिमेंट में है ना, एक ही सेट के तीनों एलिमेंट। तो A क्रॉस B क्रॉस C भी निकाल सकते थे। तो वहाँ पर क्या होता है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमारा आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है रिलेशंस। टेंशन न लें, क्लास 11 का रिलेशन है पूरा। आज लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे सब हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लेक्चर 01 का नाम ही है ये, रिवीजन।
लेक्चर 02 से स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जो कि क्लास 12 का पोर्शन है। ठीक है, तो क्लास 11 में रिलेशंस क्या पढ़े थे हमने, क्या मतलब होता था रिलेशंस का, तो रिकॉल कर पाया कोई? अच्छा, ये वीडियो पॉज करके रिकॉल करना होता है ना, लाइव क्लास नहीं है। तो रिलेशंस में लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिख लें डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा क्या है। लेट ए एंड बी, साथ साथ लिखें, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from set A to set B is an arbitrary subset of A क्रॉस B। समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया तो अब भी उतार ही लो, समझा तो मैं भी दूंगा ही सरी। दैट इज़ R इज़ अ रिलेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर R रिलेशन है A से B में, तो वो इम्प्लाई करेगा किस चीज़ को, कि R सबसेट भी होगा A क्रॉस B का। और अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो ये भी इम्प्लाई करेगा किस बात को, कि R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B। सबसे पहले सब गया भाड़ में, इसको समझो। ये जो साइन है ना तुम्हारा, डबल वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डबल वे इम्प्लीकेशन। इस साइन का मीनिंग समझे सबसे पहले। ये इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट एंड इज इम्प्लाइड बाय। भाई ये सिंपल होता था आपका इम्प्लीकेशन का, कि इससे कोई बात ये जाहिर होती है, इससे कोई ये बात प्रूव होती है, इम्प्लाई होती है। ये एरो का मतलब है कि इससे तो ये बात इम्प्लाई हो रही है, और अगर ये पता है तो उससे ये बात इम्प्लाई हो रही है। समझ में आया? यानी कि अगर ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई भी रिलेशन दुनिया में जो ए से बी में बनेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही होगा, आर्बिट्रेरी सबसेट। चाहे तो पूरा ए क्रॉस बी भी हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी खुद का ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। फाई और ये आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं, पता है ना। फाई एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी खुद ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, फाई भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो वो जो रिलेशन है ना आर, कोई भी रिलेशन, वो फाई से लेके ए क्रॉस बी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो इसका सबसेट होगा। तो इससे एक बात और प्रूव होती है कि दुनिया में ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो उसका एक रिलेशन होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है डबल वे इम्प्लीकेशन। यानी कि अगर आर कोई रिलेशन है, अच्छा आर रियल नंबर्स के सेट को भी बोलते हैं, वहाँ कंफ्यूज मत होना। ये रिलेशन के लिए, जैसे फंक्शन के लिए स्मॉल एफ यूज़ करते हैं, है ना, वैसे ही। तो आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर कोई रिलेशन है तो ये पक्का है, ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि जो आपका आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ही होगा। और अगर आर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी, कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट, भाई 2 की पावर n होते हैं ना सबसेट, तो ऐसे कितने भी सबसेट्स हों, उनमें से अगर आर भी कोई सबसेट है तो वो आर क्या है, रिलेशन रहा होगा या रिलेशन होगा ए से बी में। तो ये इसको इम्प्लाई करेगा, ये इसको इम्प्लाई करेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, तो नीचे वापस से नोट डाल के एक लाइन लिखेंगे, साथ साथ ही मैं लिखवा ही देता हूँ स्टार बना के, दैट इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगेन ये रियल नंबर नहीं है, जब जहाँ भी कैपिटल आर है वहाँ रिलेशन की बात हो रही है, कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में आर में बिलोंग करता है, देन वी राइट ए आर बी। यानी कि ए आर से रिलेटेड है। उसको कैसे पढ़ेंगे? दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन, या अंडर द रिलेशन, द की बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, अंडर द रिलेशन आर। यानी कि अगर ए कॉमा बी ये कोई ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन सेट में आता है, रिलेशन भी तो एक सेट ही होगा, रिलेशन सेट में आता है ये कोई एलिमेंट, तो यानी कि हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है। और किसके अंडर रिलेटेड है? आर के अंदर। सर ये अंडर वंडर का सीन समझ में नहीं आया, मैंने कहा समझाते हैं। मान लो आपका रिलेशन इस तरीके से है कि जो ए है ना वो ट्वाइस ऑफ बी होगा, तो 1,2 इसमें लाई करेगा या 2,1 करेगा? 2,1 करेगा, क्योंकि ए है वो ट्वाइस ऑफ बी है। समझ में आया? तो अगर ये रिलेशन में आर में लाई कर रहा है तो 2 इज़ रिलेटेड टू 1। पहली बात तो ये समझ में आ गया, ए आर बी 2R1।
तो हम क्या बोलेंगे, 2 इज़ रिलेटेड टू 1 अंडर द रिलेशन R विच सेज दैट A इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B। तो किस रिलेशन के अंडर रिलेटेड है, इस रिलेशन के अंडर। तो कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन भी हो सकता है या फिर कोई वर्ड्स वाला भी। सर वर्ड्स वाला कैसे होता है, प्राइम नंबर, मान लो कि आपके पास कोई प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की कोई डेफिनेशन होती है, कोई फॉर्मूला नहीं होता निकालने का। आप किसी नंबर को प्राइम कैसे पता करते हो, उसको डिवाइड कर करके देखते हो, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो सर प्राइम हो गया। 59 प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला कि ए और बी इस तरीके से रिलेटेड है दैट ए एंड बी बोथ आर प्राइम। तो यहाँ पर लिख दिया 3 और 5। तो 3 और 5 एक पार्ट होगा उस रिलेशन का। मान लो नेचुरल नंबर के सेट पे बात कर रहे हैं, सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो 3 और 5 रिलेटेड होंगे आपस में, दोनों प्राइम है। तो क्या लिखोगे, 3 इज रिलेटेड टू 5 अंडर द रिलेशन आर विच स्टेट्स दैट ए एंड बी बोथ आर प्राइम। क्लियर है। एक एक शब्द का रीज़न होता है, एक एक शब्द का मतलब होता है। जो समझ में नहीं आया कमेंट में पूछना। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर में सब कुछ समझाता चलूँ। उसी प्रकार से स्टार बना के एक बात और लिखें, इफ़ ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर देन वी राइट ए आर बी, और ये आर को काट देंगे। यानी कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, क्योंकि आपका ए कॉमा बी रिलेशन वाले सेट में नहीं था। भाई होगा ना, अगर ए क्रॉस बी का कोई इम्प्रॉपर सबसेट है। एक तो प्रॉपर सबसेट होता है खुद ए क्रॉस बी, पर कोई इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट उसमें नहीं है वो रिलेटेड भी नहीं होंगे आपस में, तभी तो रिलेशन में नहीं है ना। रिलेशन का मतलब वो ना समझें जो आप बेहतर समझते हैं। यहाँ पर रिलेशन का मतलब क्या है, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर हुआ। सर कितने रिलेशन हो सकते हैं, मतलब आपने 11th में पढ़ा था ना कि ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। मैंने कहा एक उल्टा सवाल पूछता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तुमने बोला पता नहीं। मैंने कहा देखो, अ सेट कैपिटल ए, या यहाँ पर ए मैंने लिख दिया तो पी लिख दूँ, अ सेट पी हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल हैव 2 की पावर n सबसेट्स। ये तो याद है कि ऐसा कोई सेट जिसके n एलिमेंट्स हों उसके 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सर मान लो p है 1,2, कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p कितने हैं, 2। तो सर एक बात बताइए मेरे को, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स p में 2 हैं तो इसके सबसेट भी कितने होंगे। आपने बोला नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। और क्या होंगे, बना भी दें। पहला सबसेट तो खुद 5 होगा, एक सबसेट 1 होगा, एक सबसेट 2 होगा और एक सबसेट 1,2 होगा। ये तो होगा सबसेट्स। और इन्हीं सबसेट्स का क्या, इन्हीं सबसेट्स का भी सेट क्या कहलाता था, पावर सेट। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, चाहो तो यहाँ पर क्यू ले लो इसका नाम, पर इसका नाम पी रहेगा। ये पावर सेट है और ये पावर सेट किसका है, सॉरी क्यू का। तो पावर सेट ऑफ क्यू क्या होता है, अ पावर सेट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स, है ना। इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। यहाँ भी समझ में आया। तो सर एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर है, जितने उसमें एलिमेंट होंगे। तो मुझे एक बात का जवाब दो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। सर अगर इफ़ number of elements in A is m and number of elements in B is n, then number of elements in A cross B is equals to number of elements in A into number of elements into B is equals to mn। ये मैंने जब अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ाया था ना, तब मैंने ये बात जानबूझ के नहीं बताई थी क्योंकि मुझे अभी बतानी थी। ठीक है, ये बात वहाँ लिखाई जाती है बट मैंने वहाँ नहीं बताई। रिलेशंस में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एक सेट से दूसरे सेट पे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जितना कि उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, उसमें जितने एलिमेंट है उतने ही सबसेट्स होंगे। उतने ही होंगे क्या, नहीं सर, इसको भी 2 की पावर देंगे। अब देखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जितने मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, जो उतारना है वो उतार लो, और ये जिन्होंने नहीं उतारा था वो वीडियो को पॉज करें। 1, 2 और 3। ठीक है, खैर छोड़ो, बाद में मिटा देंगे इसको। तो देखते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिले सर, mn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गए। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर mn।
2 की पावर n a क्रॉस b, 2 की पावर। तो सर मुझे बताओ कि रिलेशन भी क्या होता है, सबसेट ही तो होता है, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, जितने सबसेट बन सकते हैं। तो लिखेंगे बहुत प्यारी लाइन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B where n of A is equals to m, n of B is equals to n are 2 की पावर mn। यानी कि सेट A से सेट B तक जितने रिलेशन बन सकते हैं, उस केस में जब A में इतने एलिमेंट हो और B में इतने एलिमेंट है, वो होंगे 2 की पावर m इंटू n। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहा होगा। मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाया है और लिखा भी बिल्कुल एक एक चीज़ को है। मैं चाहता था ये ओरली बोल सकता था बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये सब लिखा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, और साथ में नोट कर ही रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं इतनी देर में। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो ये लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ relations from set A to set B if A is equals to 1, 2, 3 and B is equals to x, y। तो क्योंकि आपको नोट करने का इनफ टाइम मैंने दे दिया था, तो इसको रब करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्कशन करें। वो पूछ रहा है कि A से B में कितने रिलेशन निकाल सकते हो, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको 2 की पावर दे देंगे, स्टेटमेंट हमारे बोर्ड पे लिखा ही हुआ है। तो बताओ भाई, अब तक तो कर लिया होगा आपने अपने दिमाग में ही। आंसर है 64। सर आया कैसे, तो देखो कैसे आया सॉल्यूशन। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू 3, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी कि 6। फिर यहाँ पर एक लाइन चिपकानी है जो ऊपर लिखी एग्जैक्ट, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम अ सेट A हैविंग m एलिमेंट्स टू द सेट B हैविंग n एलिमेंट्स आर 2 की पावर mn। ये लिख लिया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 यानी कि 64, है ना। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। ये याद होनी चाहिए सब चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है? आई होप मैं आपको यहाँ तक सबको समझाने में क्लियर हूँ। तो आप नोट कर लें, इस पर तो कुछ नोट करने लायक होगा नहीं। तो चलिए सर अगला स्टार बना के लिखना शुरू कर दें। अगर आप नोट कर रहे हैं तो करिए, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, लिखवाना शुरू कर देता हूँ, या यूँ कहूँ स्टार। अ रिलेशन में बी मैं लिख ही देता हूँ। अ रिलेशन में बी, ये भी हमने पढ़ा था 11th में। अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड algebraically either by the roster method or by the set builder मेथड। सर ये रोस्टर और सेट बिल्डर किस बला का नाम है, मैंने कहा हम बताते हैं। सर एग्जांपल के नाम पे लिखिए आप। मान लो A है 1, 3, 5, 7 और B आपका है बेटा 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो रिलेशन होगा ना इनके बीच में, वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। उस रिलेशन को मान लो कि एक रिलेशन है, अ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B। लेट अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B R इज इक्वल्स टू, मान लो ये है 1, 2 और 3, 6 और 5, 10।
मान लो ये रिलेशन है, ठीक है, और रिलेशन एक रूल के अंतर्गत लिखा हुआ है, या फिर यूँ मान लो कि एक रिलेशन एक रूल के अंतर्गत लिखा है, और वो रूल क्या है, दैट आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी बाई टू, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो ए से बी तक हमने कोई रिलेशन मान लिया आर, अब उसके 3 ऑर्डर पेयर्स लिख लिए, या मान लो कि सर उसकी कोई डेफिनेशन भी थी, हमने वो भी लिख ली। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ए बी बाई टू होना चाहिए। तो आप देखें सर कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। सर जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं हमने लिख लिए, आपका ए बी बाई टू है, और ए और बी के एलिमेंट्स ये 3 ही थे जो सेटिस्फाई कर रहे थे। अब मुझे एक बात बताओ, इसको लिखने के 2 तरीके, और मैंने दोनों तरीक़ों से लिखा हुआ है। सर ऐसा तरीका जिसमें आप रिलेशन में कोई प्रॉपर्टी बताए बिना डायरेक्टली उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, उसे ही हम कहते हैं रोस्टर मेथड। और ऐसा कोई तरीका जिसमें आप रिलेशन में उसकी प्रॉपर्टी भी बताते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स जो कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं, उनके बीच में जो कॉमन लिंक है या कनेक्शन है, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर वो न्यूमरल हो या फिर एल्जेब्रिक हो, जैसे ए एंड बी आर प्राइम, ये एल्जेब्रिक है, कोई न्यूमेरिकल वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कनेक्शन जिसको आप बता पाओ रिलेशन में वर्ड्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो ये आपका रोस्टर मेथड हो गया और ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। तो हमने ऊपर बताया कि आपका एल्जेब्रिकली किसी रिलेशन को 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रोस्टर या सेट बिल्डर से। तो ये दोनों तरीके हो गए। एक तीसरा तरीका भी होता है सर, लिखिए स्टार बना के, जब जो भी ये नोट कर ले उसके बाद लिखना है स्टार बना के। एन एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एन एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, and an arrow diagram is a visual representation of a relation। इसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका सेट ए है। एरो डायग्राम ये कहता है कि पहले आप 2 बाउंडेड फिगर्स बनाइए, उन बाउंडेड फिगर्स में नाम दीजिए सेट्स के, उन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखिए, एलिमेंट्स को लिस्ट कीजिए 1 3 5 7 2 4 6 8 और 10। तो आप देखें, अब रिलेशन में ये कहता है क्या, सॉरी वेन जो डायग्राम में विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है आपसे कि आप एक सेट ए के सेट बी के एलिमेंट को जो भी आपस में लिंक्ड है उन्हें एरो से लिंक करिए, और एरो का डायरेक्शन, एरो हेड कहाँ होना चाहिए, जिस सेट से जिस सेट की तरफ आपका रिलेशन है। अभी हमारा रिलेशन कहाँ है, ए से बी की तरफ है, तो एरो हेड भी ए से बी की तरफ होगा। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 3 रिलेटेड है 6 से, और 5 रिलेटेड है 10 से। तो ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसी सेट का या उसी रिलेशन का जिसको अभी हमने पढ़ा। ये सब हमने 11th में भी देखा था, इसलिए रिवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ तो पॉज करके नोट कर लें, और जिन्होंने नोट कर लिया वो लिखें 4th पॉइंट, जो कि है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। हमारा 4th पॉइंट क्या है, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। और इसके लिए हमने एक अजम्पशन भी लिया है, हमने मान लिया है जैसा कि हम अज्यूम करते हैं कि लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड R is a relation, and R is a relation from A to B। अब इस रेस्पेक्ट में हम डोमेन की डेफिनेशन क्या देते हैं, क्लियर हुआ। ये assumption हमें मानने पड़ते हैं। तो लिखेंगे डोमेन में लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो डोमेन में लिखें द सेट ऑफ ऑल, डोमेन में लिखना है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, डोमेन में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर, कैपिटल आर। The set of all first elements of the ordered pairs in a relation capital R is called domain of the relation R. Is called domain of the relation R. Is called domain of the relation R. Range की definition लिखें the set of all second elements, the set of all second elements of the ordered pairs, the set of all second elements
of the ordered pairs in a relation R is called range of the relation R, is called range of the relation R। यानी कि एक रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब मिलके तो डोमेन बनाते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो सब मिलके रेंज बनाते हैं। और कोडोमेन में लिखें द होल सेट बी, द होल सेट कैपिटल बी, ये जो बी है, द होल सेट कैपिटल बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। सर इन तीनों को समझने के लिए हमने वापस से एक एग्जांपल लिया है। सो व्हाट इज आवर एग्जांपल? लेट a इज इक्वल्स टू 1, 5, 7 and 9, 11. Let b is equals to m and p q r s and t। 7 एलिमेंट्स b में है, 5 एलिमेंट्स a में है। और हमने डिफाइन किया है एंड अ रिलेशन r इज डिफाइंड, एंड a relation r from a to b is such that r is equals to 1, m, 5, p, 7, s और 11, r। ठीक है, तो ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमने बताया कि एक रिलेशन है जो ए से बी में लगता है। वो रिलेशन इस तरीके से, हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है। तो सर चलिए इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है? 1, 5, 7, 9 और 11, ये सेट ए था। फिर आपसे ये कहते हैं कि आप सेट बी को भी ऐसे ही बाउंड कर दीजिए और एलिमेंट्स लिख दीजिए m, n, p, q, r, s और t। फिर आपसे कहते हैं कि सर एरो डायग्राम से बनाइए, और एरो हेड कहाँ से कहाँ हो? जहाँ से आपके रिलेशन जा रहे हो, 7 से s और 11 से r। सर बताइए इस रिलेशन में डोमेन कोडोमेन क्या रहा होगा? मैंने डोमेन में क्या लिखवाया था? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन। रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, तो आप देखिए सेट ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या है? 1, 5, 7, 11। आपने बोला अरे सर 9 रह गया। मैंने कहा रह गया तो रह गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे रिलेशन में 9 नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है ना, पॉसिबल सबसेट। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट रहे होंगे? जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे उसकी 2 की पावर, यानी कि 7, 5 35, तो 2 की पावर 35 सबसेट्स पॉसिबल है ए क्रॉस बी के। भाई ए क्रॉस बी तुम निकालने बैठोगे तो 35 एलिमेंट्स आएंगे, 7, 5 35, और उसके भी 2 की पावर 35 एलिमेंट्स, ये सबसेट्स बनेंगे। उनमें से कोई एक सबसेट दे दिया, वही एक रिलेशन मान लिया। तो ज़रूरी थोड़ी है बेटा कि उस रिलेशन में आपका सारे एलिमेंट्स आए। मैं कहता था सिर्फ 1, m रिलेशन, सर कुछ नहीं है, एक ही एलिमेंट आता। तो जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे, वो डोमेन हो जाएंगे। सर उनके सेकंड एलिमेंट देखोगे वही रेंज हो जाएगी। फंक्शन के केस में रेंज क्या होती थी? चलो रिवाइज कराऊँ। फंक्शन में एफ ऑफ एक्स फंक्शन था एक्स के वेरिएबल में, तो आप एक्स की जो वैल्यू रखोगे वो तो होती थी डोमेन, और उसके बदले में जो एफ ऑफ एक्स यानी कि जिसको आप वाई मान लेते हो, वो जो वैल्यू देता था, आउटपुट देता था, वो रेंज हो जाती थी। ठीक है, तो रेंज ऑफ आर क्या होगी? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स एम पी आर एस, देख लो। तो एम पी आर एस। और कोडोमेन क्या होती थी? कोडोमेन ऑफ आर होल सेट बी, यानी कि m, n, p, q, r, s, t। पूरा का पूरा सेट भी ही क्या है? कोडोमेन। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। आई होप यहाँ तक मैं आपको समझाने में क्लियर रहा हूँगा। ए हमें पता चल गया, बी हमें पता चल गया, और हमें रिलेशन पता चल गया। तो रिलेशन को या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो रोस्टर में चेंज करो, और रोस्टर में लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। रोस्टर में देखते ही आप ये देखो कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, उनका सेट बनाओ, वो तो आपका डोमेन। सेकंड एलिमेंट का सेट बनाओ, रेंज। और कोडोमेन तो हमेशा ही पता होता है। कोडोमेन एक्चुअल में वो सेट होता है जिसमें आपकी रेंज हो सकती है, यानी कि अगर ए से बी में बना रहे हो तो आपका फंक्शन बी के बाहर वैल्यू नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? डिपेंड करता है। अगर आप ए से बी में फंक्शन बता रहे हो, फंक्शन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ए से बी के बीच में आपका फंक्शन है और आप ए की वैल्यू रखने पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो बी में लाई नहीं कर रही, तो आप क्या बोलोगे? रेंज
कोडोमेन में लाई नहीं कर रही, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए एक रिलेशन लिखो, ये याद रहेगा आगे। जो मैंने बताया ना उस कहानी का सम अप कर लो, अगर समझ में नहीं भी आया हो स्टार बना के लिखो कि रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सबसे प्यारा पॉइंट है इसको सम अप करके लिखने का। क्लास 11 में रिलेशन में हमने यहीं तक ही पढ़ा था, कुछ आगे नहीं पढ़ा था। लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि रेंज कोडोमेन का ही सबसेट है। देखो ना, अब रेंज किसका सबसेट है? कोडोमेन का। कभी कभी जीवन में पूरा कोडोमेन भी रेंज हो सकता है, यानी कि रेंज और कोडोमेन कंबाइन हो सकते हैं। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं होगा, कम से कम रिलेशन के केस में तो नहीं होगा। फंक्शन के केस में होगा, नहीं होगा, क्या होगा वो फंक्शन में बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पोज करें और नोट कर लें। सो आई होप नोट कर लिया होगा। तो ये हमारे यहाँ पर थ्योरी समाप्त होती है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो क्लास 11 के रिलेशंस को, थ्योरी को समझने में थोड़ा आपकी हेल्प करेंगे। तो बताऊँ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? अभी आपको मैं आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूँगा, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो अभी आप एक मैजिक देखेंगे। 3, 2, 1। तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन आ गए बोर्ड पे। ये 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, पर उसके लिए हमने जगह छोड़ी है। क्यों? वरना फिर आंसर्स कहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, वीडियो को पॉज करके यही नोट कर लेना और एक क्वेश्चन एक बार में नोट करो और आगे पढ़ते चलो। जैसे हम आंसर करते चलेंगे उस क्वेश्चन को रफ कर देंगे। क्वेश्चन 2 कहता है, 1 हमने किया था पहले। क्वेश्चन 2 कहता है कि एक्सप्रेस करो x, y को इस रिलेशन के अनुसार कि x² + y² का सम 25 होना चाहिए और x और y होल नंबर्स में हो, और इसको ऑर्डर पेयर के सेट में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सर एक सबसे पहले बात देखिए, क्लियरली फॉर x² + y² टू बी 25, x = 0, क्या हो सकता है? अगर ये 0 तो ये 5, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से y भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। जब x 0 होगा तब y को 5 होना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25। जब x 3 होगा, y 4 होगा, x 4 तो y 3 और x 5 तो y 0। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। सो x, y which satisfies above relation, so the pairs, यहाँ लिख लो, so the pairs x, y which satisfy above relation are क्या हो गए? 0,5, 3,4, 4,3 एंड 5,0। यही आंसर है। वो ये तो पूछ रहा है कि ऑर्डर पेयर्स में लिखो इसके सॉल्यूशंस को। तो पहली बात तो x, y हो क्या कह सकते हैं? ये हो सकते हैं, तो इनकी ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे? ये बनेंगे। ये आपको क्वेश्चन 2 था और ये इसका आंसर था, ठीक है। नोट करने से पहले क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं अपन। दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन 2 एंड दिस इज सॉल्यूशन 3। इफ़ a and b are two sets given in such a way that a × b contains 6 elements। सर अगर a × b 6 कंटेन करता है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब a या b दोनों में से किसी ना किसी में कोई एक एलिमेंट तो रहा होगा, है ना। n of a × b 6 बोल रहा है वो, तो n of a कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 या 6। वैसे ये भी कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वो कहता है कि कुछ एलिमेंट्स a × b में 6 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 3 दिए हुए हैं, हमें बाकी के बचे हुए निकालने हैं। मुझे एक बार बताओ, सेट a से सेट b की तरफ ये है आपका रिलेशन, तो आपके रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उनमें पहला एलिमेंट कौन सा सेट में से होगा? सर आपका जब रिलेशन a से b में है तो आपके ऑर्डर पेयर्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट a में से होगा। तो गिवन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1,3, 2,5, 3,3। since they are from a × b, क्योंकि ये एलिमेंट्स a × b में से हैं, therefore set of all first elements will be from a। भाई अभी हमें नहीं पता ना कि भाई कितने एलिमेंट हैं, हो सकता है सेट के और भी ज़्यादा ऑर्डर पेयर हो, उसमें कुछ और भी एलिमेंट आए, पर जो भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट है वो तो a होगा या a में से ही कुछ होगा। तो देखें क्या है,
सो A इज इक्वल्स टू 1,2,3 एंड सिमिलरली सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स विल बी फ्रॉम B। तो यहाँ पर B क्या मिल रहा है 3,5। अब मुझसे एक सवाल आप पूछ सकते हो, सर जब आप कह रहे हो कि A में से हो सकता है तो आपने A ही कैसे मान लिया? क्योंकि बेटा मुझे दिख रहा है कि 3 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं A के लिए और B के लिए 2 मिल रहे हैं। अगर यहाँ तीनों में 5 होता ना, यानी कि B का एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं मान सकता था कि आगे कुछ और हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 मिल गए, 2 मिल गए और इनका प्रोडक्ट भी 6 आ रहा है, तो आगे कुछ और होने की उम्मीद नहीं है। तो सेट A और सेट B हमें क्या मिल गया? एग्जैक्ट मिल गए। तो A क्रॉस B निकाल लें प्रॉपर वाला। तो A क्रॉस B क्या आएगा 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,3, 3,5 और हमसे पूछा था रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो लिख सकते हो देन या देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, एक तो 1,5 आपका रिमेनिंग एलिमेंट है, 2,5 है तो 2,3 रिमेनिंग है और 3,5 आपका रिमेनिंग एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जिसका क्लियर हो गया वो नोट कर ले दोनों आंसर्स। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 3 भी नोट करना चाहते तो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 को भी और 2 को मैं रब कर देता हूँ। आई होप सॉल्यूशंस भी नोट हो गए होंगे, तो ये भी रब कर देते हैं हम। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों अच्छे हैं। मैंने कहा भी था जब मैंने ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ाया था कि मैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो यही था। सर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर आर रियल नंबर्स का सेट है तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब आर क्रॉस आर के क्या मायने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सॉल्यूशन 4। सर आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो फिर आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो आर क्रॉस क्या करेगा? एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट करेगा जिसके हर ऑर्डर पेयर आर में से ही हो, एक्स कोमा वाई। सर वो तो ठीक है, ये तो आपने कहा, तो डेफिनेशन लिख दिया आपने। ये बताओ कि रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो मैंने कहा लिखो, ये मैंने प्रॉपर वर्ड्स में लिख रखा है बना के, ठीक है। द सेट आर क्रॉस आर, द सेट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंट्स, ये वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। बिल्कुल सही है। तो सर आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये जितने भी पॉइंट है ना 2D स्पेस में, अच्छा ये बताओ, ये आपका ग्राफ होता है 2 डायमेंशनल ग्राफ, एक्स और वाई। ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1। ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होगा 2,1। तो ये सब कोऑर्डिनेट है। तो आपका आर क्रॉस आर आपके स्पेस में आने वाले हर पॉइंट का, चाहे वो ये हो ये हो ये हो, पूरी स्पेस, क्योंकि तो इनफाइनाइट सेट है आर और आर, तो इसका प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा, तो और हमारे पॉइंट्स भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो आपके 2 डायमेंशनल स्पेस पे पेपर पे आने वाले हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा ये। रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द 2D स्पेस। जितने भी पॉइंट है, ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट हैं उन सब के कोऑर्डिनेट ये रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 11th का शायद NCERT का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स, जिसमें से 2 दिए हुए हैं। फाइंड सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, ये आपको किसी ने बताई भी होगी जब आपने 11th पढ़ी होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक सेट के अंदर है ना, कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करे जाते। मतलब अगर आपके सेट में -1 3 बार भी रिपीट हो रहा है ना, तो जब आप फाइनली A लिखोगे तो उसमें -1 एक बार ही आएगा। तो यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब यूनिक होते हैं, कुछ भी रिपीट नहीं होता कभी दोबारा। एक A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, तो सबसे पहली बात तो इसी को पकड़ते हैं कि A क्रॉस A में जो कि NA इंटू NA रहा होगा वो 9 है। तो बेटा NA का स्क्वायर 9 है, तो यानी कि एक सेट में क्या एलिमेंट वगैरह होंगे? 3। खुद से रिलेशन है ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में कितने रहेंगे? 3। तो मैंने अभी बताया कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो तीनों के तीनों यूनिक रहे होंगे। ढंग से देखो, यहाँ पर 3 ही यूनिक एलिमेंट दिख रहे हैं।
सो क्लियरली इट फॉलोज दैट a इज इक्वल्स टू -1,0,1। समझ में आया? इतना आसान होता है। लॉजिक समझो भाई, सेट ए में कितना एलिमेंट निकल के आए? 3, और तीनों ही यूनिक रहे होंगे, कभी रिपीट नहीं होते, और 3 ही यूनिक आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए में चाहे पहला एलिमेंट हो या दूसरा एलिमेंट हो, होंगे तो ए में से ही ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट निकालो। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल लें अपन। ये होगा -1,0,1 क्रॉस -1,0,1। तो -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, then 1, -1, 1, 0 एंड फाइनली 1, 1। ये टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। फिर आप नीचे एक लाइन लिखोगे, हैंस द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस ए आर। अब इन दोनों को छोड़ के जो आपको दिए हुए हैं -1, 0 इसको और 0, 1 इसे, इन दोनों को छोड़ के बाकी 7 लिख दोगे, और गलती से उनको सेट में मत लिख के आ जाना, वो एलिमेंट्स पूछ रहा है, यानी कि रिमेनिंग एलिमेंट्स, हैंस द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर ऐसा लिखना है, -1, -1, फिर -1, 1, फिर 0, -1 ऐसा कॉमन। सेट में बंद मतलब करके मत आ जाना उनको। सेट नहीं पूछा, एलिमेंट पूछा, तो इंडिविजुअली ये 7 एलिमेंट आपको लिस्ट करके आने हैं कॉमा से सेपरेट करके। ये आपके आंसर नंबर 5 होगा, सॉल्यूशन 5। आई होप नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं तो वीडियो के सामने आ नहीं रहा हूँ, तो आप नोट कर ही सकते हैं आराम से। और लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। सर क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि अगर R रियल नंबर का सेट है तो बताओ R क्रॉस R, यहाँ पर गलती हो गई बेटा, सॉरी, आई एम सॉरी। R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 बार आ रहे हैं ना, तो अगेन ये सॉल्यूशन नंबर 4, 5, हाँ ये 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि R क्रॉस R सेट कहता क्या है। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल x, y, z, ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा, सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो सर ये क्या होगा कि ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, जिसमें तीनों ही R के होंगे, रियल नंबर है, तीनों सेट इनफाइनाइट है, तो तीनों का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो अगेन ये क्या लिखेगा? ऊपर से छाप लें बिल्कुल। इट रिप्रेजेंट्स द सेट, या फिर लिख दो द सेट R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल coordinates of points in 3D space। ये किसके लिए होगा? 3D स्पेस के लिए। समझ में आया ये बात? भाई जब R क्रॉस R आपके 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर R क्रॉस R क्या करेगा? 3D स्पेस को। ये x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ z एक्सिस। ये 120 डिग्री नहीं है, बाहर आते हुए ये ऐसे है। ये तो x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, और ये तो z एक्सिस है, ये ऐसे है मार्कर जो बाहर आ रहा है बोर्ड से। ठीक है, तो कोई पॉइंट हवा में होगा तो उसके 3 कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब प्लेन की बात नहीं रही, एक तो वो x पे कितना है, वो ऊंचा कितना है, और वो उभरा कितना हुआ है बाहर की तरफ। ठीक है, तो आपको z कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो ये आपके किसी भी स्पेस में, मतलब ये हाथ है मेरा, मधुमक्खी है, ये मार्कर की टिप अभी स्पेस में है, अगर मेरा ओरिजिन वहाँ पर है या वहाँ पर है, तो इसका x y z कोऑर्डिनेट होगा। x की ये कितना आगे है, y की ये कितना ऊपर है, और z की ये कितना आगे है। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपके स्पेस में आने वाले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, हमारे स्पेस में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और जब इतना पढ़ाइए तो ये और समझा दूं कि जैसे आपका 2D स्पेस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी प्रकार से 3D स्पेस में 8 ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, 8 क्या होंगे? ऑक्टेंट। कुछ है नहीं समझाने के लिए, इसलिए भी ऐसे समझ लो। जब पढ़ेंगे हम 3D स्पेस आगे, 3D और वेक्टर 12th में है तुम्हारे, तब समझाएंगे। और ठीक है, तो 4 ऑक्टेंट तो ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो ये क्वेश्चंस नोट कर लें आप। तो आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो 3 या 4 क्वेश्चन और हैं, पर सर बोर्ड पे लिखे तो नहीं हुए, तो देखना अभी 3, 2 और 1।
तो ठीक है, आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए वो तो आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज के आखिरी 3 सवाल, इस लेक्चर के आखिरी 3 सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, लेट्स सेट A and B be so and so 4 6 9 1 2 3 5 define a relation R from A to B by R, the set of all x comma y such that difference between x and y is odd where x belongs to A, y belongs to B, write R in the roster form। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी क्लास 11th का ही है, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई, ए और बी दिए हुए हैं और कहा गया कि एक रिलेशन ऐसा निकालो कि ए और बी का डिफरेंस हमेशा कैसा हो, ऑड। आप ढंग से देखें कि किन किन के बीच में और डिफरेंस आ सकता है। वो कहने इसको रोस्टर फॉर्म में करो, और मैं कहता हूँ कि इसको विजुअल फॉर्म में पहले हम सॉल्व कर लेते क्योंकि ज़्यादा आसान है। ये सेट ए है 1 2 3 और 5 और बी है 4 6 और 9। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। हमसे एक रिलेशन निकालो कि डिफरेंस ऑड हो। अगर मैं 1 करूँ तो एक 1 एक ऑड नंबर है, तो इसका एक ऑड नंबर के साथ डिफरेंस तो इवन आएगा। 1 और 3 का डिफरेंस 2, हमें कैसा चाहिए, ऑड। लेकिन 1 का 4 के साथ डिफरेंस कितना है, 3। 1 का 6 के साथ डिफरेंस कितना है, 5। तो पहले 2 एलिमेंट मिल गए हमें हमारे रिलेशन के लिए। 9 के साथ तो कर नहीं सकते, 2 का 4 के साथ करोगे, 6 के साथ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2 का हो गया 9, उसी प्रकार से 3 का हो गया 4 और 3 का भी हो गया 6 और 5 का क्या हो गया, 5 का भी हो गया 4 और 5 का भी हो गया 6। 7 एलिमेंट मिल गए। भाई हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था कि आपका रिलेशन जो है वो इस तरीके से आए कि एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ऑड हो। 1 का 4 और 6 का जो डिफरेंस आएगा 3 और 5 ऑड है, 2 का 9 के साथ डिफरेंस 7 ऑड है, 3 का 4 के साथ 1, 3 का 6 के साथ 3, 5 का 4 के साथ 1, 5 का 6 के साथ 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना था 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4 एंड फाइनली 5, 6। देख सकते हैं आप, हमें रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, R, और आपका रिलेशन डिफाइन हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन को लिख दिया। सबका डिफरेंस कैसा आ रहा है, ऑड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। 8 को देखें, फाइंड द राइट द रिलेशन R सच दैट x, x क्यूब। अच्छा, रिलेशन R वेयर x, x क्यूब इज द सेट और x प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10, ठीक है। तो भाई हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड है, हमारा डेफिनेशन ये है कि आपका जो a है वो b का क्या होना चाहिए, क्यूब रूट, यानी कि b a का क्यूब होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो x और x क्यूब और x क्या है, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं कि प्राइम नंबर लेस देन 10 आर, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आर 2, 3, 5, 7, 4 ही प्राइम नंबर हो सकते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन R इन द रोस्टर फॉर्म विल बी 2, 2 का क्यूब, 3, 3 का क्यूब, 5, 5 का क्यूब और 7, 7 का क्यूब। तो आपका रिलेशन क्या मिलेगा आपको, 2, 8, 3, 27, 5, 125 और 7, 343। 49 7 से 343 होता है, बिल्कुल होता है, गलत तो खैर मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके हो गए, नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, और जिन लोगों ने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें जिन्होंने नोट कर लिया हो। सर 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाई R, द सेट ऑफ ऑल A, B such that A, B belongs to R, belongs to Z, A minus B is an integer, find the domain and range of this relation। तो सर सॉल्यूशन नंबर 9 की बात करते हैं। R एक रिलेशन है जो इंटीजर्स पे, Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको ऐसा डिफाइन किया गया है कि A माइनस B इंटीजर आना चाहिए। तो सर सबसे पहले लिखेंगे we know that comma difference of two integers is
ऑलवेज एन इंटीजर। सर 2 इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो यानी कि आपका रिलेशन क्या है, इनफाइनाइट सेट हो गया। ए और बी जितने भी इंटीजर सब आपस में लिंक हो गए एक दूसरे के साथ। वो आपसे पूछ रहा है देयरफॉर फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो डोमेन क्या होगी, सो डोमेन का मतलब जितने भी आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन सबके फर्स्ट एलिमेंट, मैंने कहा सर सारे के सारे इंटीजर से लिंक्ड है, सारे के सारे ए और बी आपस में लिंक्ड है, तो सारे ऑर्डर पेयर्स के अंदर सब कुछ मिला के सारे इंटीजर्स होंगे, तो यानी कि डोमेन भी क्या है, z। और रेंज की बात करते हैं सर, रेंज ऑफ r, ये क्या बोला उसने, रेंज यानी कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। भाई जब सारे के सारे इंटीजर्स आ गए सारे रिलेशन में तो सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट तो खुद इंटीजर बनेगा, और जब b भी सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं तो उनका जो सेट है यानी कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स वो भी क्या होगा सेट। तो डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा यार, और इस केस में कोडोमेन भी z ही है, भाई लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, कोडोमेन ऑफ r भी क्या है z, क्योंकि रिलेशन ऑन z है, ऑन z का मतलब होता है फ्रॉम z टू z, यानी कि z क्रॉस z के सबसेट की बात होगी, और क्योंकि r पे सारे रिलेशन आ रहे हैं तो क्या है z क्रॉस z ही पूरा का पूरा आपका रिलेशन है, कोई सबसेट वाली बात ही नहीं है, प्रॉपर सबसेट है बिल्कुल आपका r, जो आपका पूरा रिलेशन है वो यही है z क्रॉस z। तो जब भी हम कहते हैं ना फंक्शन ऑन a यानी कि a से a में, फंक्शन ऑन z से z में, वरना अगर 2 सेट पे होता तो 2 सेट्स का अलग अलग नाम लिख के देता हूँ, उसमें क्या हो रहा है रिलेशन ऑन z यानी कि z से z तक। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा, नोट कर लो। और ये इस लेक्चर का एंड है, लेक्चर 01 का। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा, ऑर्डर्ड पेयर्स, फिर देखे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, फिर ऑर्डर ट्रिपलेट देखा, रिलेशंस देखे, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखी रिलेशंस की, और कुछ क्वेश्चंस देखिए। ये क्वेश्चंस क्लास 11th के थे। अभी तक हमने जो कुछ भी किया है ना, इनमें से 1% मैंने 0.1 भी कुछ भी आपको 12th का नहीं पढ़ा है, ये सब पूरा 11th का था। तो जिस भी स्टूडेंट को 11th में डाउट हो, उसको ये लग रहा था कि सर 12th हम नहीं पढ़ पाएंगे इस तरीके से, तो आई होप आप लोगों का डर कम हुआ होगा और आपको क्लास 11th रिवाइज़ करने में थोड़ी मदद मिली होगी। और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ रिलेशन रिवाइज़ करवा के और मेरा जोश ठंडा हो जाएगा। अगले लेक्चर से हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे, क्लास 12 में पूरे तरीके से अंडर कर जाएंगे, और 2 या 3 लेक्चर्स में जो पहली एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी और NCERT पूरी खत्म हो जाएगी, प्लस मैं जो एग्जांपल्स कराऊंगा अलग अलग बुक्स में से वो। फिर हम जब फंक्शन स्टार्ट करने वाले होंगे ना 12th के, तो उससे पहले फिर मैं क्लास 11th का सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, प्रॉपर लेक्चर दूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर में 11th फिर उसके कुछ पार्ट बाद 12th स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक सेपरेट लेक्चर दूंगा ताकि जिन बच्चों को आता है पहले से, जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़ा है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो डायरेक्टली 12th पे स्विच कर जाएँ। तो ये क्लास जो लेक्चर 1 है इसके थंबनेल पे मैं लिख दूंगा डायरेक्टली कि पूरा का पूरा ये प्रॉपर्ली क्लास 11th को डेडिकेटेड है। तो जिसको ये आता है वो सीधा का सीधा लेक्चर 02 शुरू कर सकता है, और ऐसा ही हम बाकी चैप्टर्स के साथ भी करेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अपनी आखिरी लाइन बोलने से पहले भी बोलना चाहूँगा, रजिस्टर बना लें। अगर आप ऑफलाइन तरीके से आप सीरियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो एक प्रॉपर मैथमेटिक्स का रजिस्टर बनाएं और सब कुछ लिखना शुरू करें। और अगर तुम्हारे पास नहीं है ना टाइम, अगर बुक्स सॉल्व करने का, मैंने बुक्स बताई थी, रिकमेंड करी थी वीडियो में, अगर वो तुम नहीं भी लगा पा रहे हो ना, मत लगाओ। कोई तुमसे नहीं कह रहा उस वीडियो बुक को लगाने के लिए, बट कम से कम जो मैं करा रहा हूँ ना यहाँ पर, इनको फॉलो कर लो। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। और जब मैं NCERT भी करवाऊँगा ना, NCERT के सॉल्यूशंस, तो मैं कहता है सर NCERT भी नहीं है हमारे पास, वैसे तो PDF अवेलेबल होती है फ्री में, पर वो भी नहीं है ना बेटा, तो मैं उसके भी क्वेश्चन जहाँ भी कराऊंगा आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। खुद लिखना पॉसिबल नहीं होता लंबे लंबे क्वेश्चन, तो उसका फ़ोटो खींच के अब वीडियो में एडिटिंग के टाइम पे लगा दूंगा, तो मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा पूरा का पूरा क्या है, उसका आंसर मैं लिख करवा ही रहा हूँ। तो कम से कम जो रजिस्टर प्रिपेयर करवा रहा हूँ ना पूरा, ये इसको पढ़ लेना, तुम्हारे बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे, सही बता रहा हूँ। बोर्ड्स में तुम्हारे लगभग ज़्यादातर सवाल देखे हुए मिलेंगे तुम्हें, इतना अच्छा हम कब कवर कर लेंगे। क्योंकि मैं तो आपको जो अपने नोट्स बनाता हूँ 5-6 किताबों में से मिलकर बना रहा हूँ, उसमें RD शर्मा भी है, NCERT तो मुख्य तौर पर है, RS अग्रवाल है, और आर्यन की भी बुक्स आती हैं सॉल्यूशंस की, उसके अंदर जो एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं करवा रहा हूँ। ऑनलाइन बिटसेट की एक बुक है मेरे पास, वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ। तो नोट्स भी आपको पूरे वैलिड मिलेंगे अलग अलग जगह से, और क्वेश्चंस भी अलग अलग जगह से मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप बुक्स नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम इनको पूरा का पूरा रजिस्टर को आप रिवाइज कर लें। अब मैं कहूँगा कि वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।